हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्र में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 16 महाजनपद क्या है। आज हम 16 महाजनपदों में प्रथम पढ़ेंगे मगध, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइक कर लीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। यह कि एक, मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरा यह कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना क्या होता था, सरल होता था। जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों के आवागमन से सस्ता व क्या होता था, सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्वता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनन जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां क्या करते थे, लागू करते थे। ठीक है, प्रारंभ में राजगाह आधुनिक बिहार के राजा का प्राकृतिक नाम है। ठीक है, मगध की राजधानी थी, कौन थी, आधुनिक बिहार। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। ठीक है, इसके बाद में पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। ठीक है, जो हमारी नई राजधानी पाटलिपुत्र है, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। ठीक, ये हमारा हो गया प्रथम महाजनपद। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या थी। भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लाइन थी कि छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो जो मगध महाजनपद था, जो मगध, वो 16 महाजनपदों में क्या था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो हम इसके अब भौगोलिक अगर हम पढ़ें तो इसमें भौगोलिक में क्या है कि मगध चारों ओर से अवैध पहाड़ियों से घिरा था, जो इसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते थे। मतलब जो मगध महाजनपद था वो क्या था, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो बाहर के जो राजा आक्रमण करते थे इस पर, उससे सुरक्षा प्रदान करते थे। और जो मगध के जो शासक थे वो पहाड़ों पर चढ़कर दूसरों पर आक्रमण करते थे। ठीक है, और जो दूसरे लोग आक्रमण करते थे मगध के ऊपर, जो पहाड़ियां हैं उनकी वजह से आक्रमण नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसके बाद मगध के पास घने जंगल पाए जाते थे, जिनमें विशाल जंगली जानवर होते थे, जिनका उपयोग सेनाओं में किया जाता था। उदाहरण हाथी और घोड़ा, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जंगली क्षेत्रों में हाथी और घोड़े उपलब्ध थे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग होते थे। मतलब जो जंगल में घने जंगल होते थे जिनमें विशाल जंगली जानवर पाए जाते थे, जिनका उपयोग सेना में किया जाता था, जिसका हमने पढ़ा था हाथी, घोड़े। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है कि मगध क्षेत्र में झारखंड के समीप बराबर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जो खनिज संपदा से भरपूर है। इनसे प्राप्त लोह अयस्क शुद्ध हथियार बनाए जाते थे। तो हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि झारखंड की पहाड़ियों में, दूसरे ये कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना क्या होता था, सरल होता था। ठीक है, इसके बाद हमारा गंगा, सोन एवं फल्गु नदी के उपजाऊ मैदानों से अत्यधिक मात्रा में फसल उत्पादन होता था, जो मगध की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था। मतलब क्या था, जो मगध है उसके उसमें क्या है, गंगा, सोन एवं फल्गु नदी के उपजाऊ मैदान। हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि उपजाऊ मैदान होते थे, जिनसे खेती करना क्या होता था, आसान होता था। ठीक है, इसके बाद
हमारा जो अगला पॉइंट अब जो हमारे हो गए भौगोलिक कारण, अब हम पढ़ेंगे प्रशासनिक कारण। ठीक है, प्रशासनिक मतलब जो राजा महाराजा रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, अब प्रशासनिक कारण में हमारा क्या हो जाता है कि मगध में क्या हुआ था कि बिंबिसार, अजात शत्रु, शिशुनाग और महापद्मनंद जैसे महान शासकों ने क्या किया, शासन किया। यहाँ पे हमारा सब बहुत से नाम आए थे कि ये रहे। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजात शत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। मतलब मगध में जो बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग और महापद्मनंद जैसे महान शासकों ने क्या किया, शासन किया, मतलब अपना राजपाट किया और अपने कुशल प्रशासन एवं स्थिर राजनीति का परिचय इन्होंने इसके द्वारा दिया। इसके बाद हमारा, अब हम मगध की सेना के बारे में पढ़ें तो जो मगध की जो सेना होती थी वो कैसी होती थी, स्थायी सेना होती थी। मतलब मगध की सुरक्षा के लिए राजाओं ने क्या किया था, स्थायी सेना का निर्माण किया। ये सैनिक हथियार चलाने के साथ साथ क्या करते थे, हाथी एवं घोड़ों पर क्या करते थे, नियंत्रण करना भी जानते थे, यानी कंट्रोल करना भी जानते थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम मगध के धार्मिक कारण के बारे में पढ़ें तो मगध क्या है, जैन एवं बौद्ध धर्म जैसे धर्मों की जन्म स्थली रही है। ये हमारा इस पैराग्राफ में भी है कि जो मगध है वो बौद्ध एवं जैन धर्मों की कह रही है जन्मस्थली भी रही है। अतः इसकी धार्मिक विरासत ने भी मगध को क्या है, शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया है। और इसके बाद हम पढ़ें कि इसमें वाणिज्य और व्यापार कैसे होता था। तो कच्चे माल की उपलब्धता अधिक, खाद्यान्न उत्पादन, जल एवं स्थल मार्ग की सुगमता ने व्यापार एवं वाणिज्य को क्या बनाया, सरल बनाया, जिससे मगध की क्या हुई, आर्थिक उन्नति हुई। मतलब कच्चे माल की उपलब्धता, यानी यहाँ पर कच्चा माल मगध में अधिक पाया जाता था, जिससे क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन, जल एवं स्थल मार्ग की सुगमता में व्यापार एवं वाणिज्य को सरल बना दिया, जिससे मगध का क्या हुआ, आर्थिक उन्नति हुई। अगर अब इसके कंक्लूजन पे पहुंचे, इसके सारे निचोड़ पे, तो अतः यह सभी महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने मगध को क्या सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनाने में क्या दिया, योगदान दिया। ठीक है, अगर हम इसकी मेन पॉइंट अगर इसमें भी छांटें तो छठी से चौथी शताब्दी, यानी छठी से चौथी शताब्दी से पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो मगध की क्षेत्र जो थी, ये देखो, ये एक पॉइंट कह रहा कि यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खासतौर पर क्या होती थी, अच्छी होती थी। यहाँ पर हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होती थी, खेती अच्छी होती थी। इसके बाद में यहाँ पे हमने व्यापार वाणिज्य में पढ़ा था कि यहाँ पर जमीन उपजाऊ होती थी। ठीक है, इसके बाद में दूसरे की लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में आसानी से पाई जाती हैं। तो ये हमारा ओटीपी बन सकता है कि आधुनिक लोहे की खदानें कहाँ पाई जाती थी। ठीक है, इसके बाद हमारा ये अगला पॉइंट है कि जिससे उपकरण और क्या बनाए जाते थे, हथियार बनाना सरल होता है, बनाए जाते थे। इसके बाद के जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे। मगध जो था उसमें क्या था, जंगली एरिया था, तो वहां पर क्या था, जंगली जानवर उपलब्ध थे, जैसे हाथी, घोड़ा, जो क्या करते थे, सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि गंगा और उसकी उपनदियों, हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि गंगा और इसकी उपनदियों, गंगा और इसकी उपनदियों से आगमन क्या होता था, सस्ता और सुलभ होता था। ठीक है, इसके बाद में आगमन सुलभ होता था, लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध धर्म के लेखकों ने मगध की महत्वता के कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है, हमने ये भी पढ़ा था। एंड इसके बाद में इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजात शत्रु, हमने ये भी पढ़ा था कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और क्या किया, और इनके मंत्रियों ने क्या किया, इनकी नीतियां लागू करते थे। इसके बाद में हम और नीचे आए तो प्रारंभ में क्या होता था, राजगृह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम था। आधुनिक बिहार के राजगीर, मतलब जो बिहार था पहले उसका नाम क्या था, राजगाह, जिसकी मगध क्या थी, राजधानी थी। मगध की राजधानी क्या थी, राजगाह, जो आज क्या बन चुकी है, पटना बन चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पटना पढ़ा है, ये रहा पटना। ठीक है,
कि प्रारंभ में राजगढ़ आधुनिक बिहार के राजकीय प्राकृतिक नाम मगध की राजधानी थी। ठीक है, यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच क्या हुआ था कि पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की राजधानी बना था, यानी बनाया गया। ठीक है, जिसे अब क्या कहा जाता है, पटना कहा जाता है। पटना कहा जाता है ये रहा। इसके जिसकी गंगा नदी के रास्ते आवागमन के महत्व से एक महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे कि इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया, राजकीय किले की जो दीवारें थी उनका निर्माण क्यों किया गया, मगध की सत्ता के विकास के लिए आरंभिक और आधुनिक लेखकों ने क्या क्या व्याख्या की, ये विषय से कैसे भिन्न है। ठीक है, तो ये हमारा 16 महाजनपदों का जो है वो टॉपिक पूरा हो गया। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक आरंभिक साम्राज्य, हम जो है अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।